नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एचसीएस यानी कि हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी फ्री प्लेलिस्ट बिल्कुल बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। सारे वीडियो फ्री थे, फ्री रहेंगे। क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 या फिर 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा एचसीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, हरियाणा पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 है। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 को वीडियो के माध्यम से देखा था। तो कुल मिलाकर 100 एमसीक्यूज हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें दोनों भाषाओं में लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, तो किसी भी अभ्यर्थी को कोई समस्या नहीं होगी। नीचे इंग्लिश वाला है, ऊपर हिंदी वाला है। देखिए, पहला प्रश्न इसमें यह कहा जा रहा है कि सूची 1 में दी गई जीव विज्ञान की शाखाओं का मिलान सूची 2 में दिए गए संबंधित अध्ययन से कीजिए। बायोलॉजी जो है उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं। इतनी ज़्यादा शाखाएं किसी और विज्ञान की विधा में नहीं मिलती हैं, लेकिन बायो में मिलती हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि कौन सी विधा में या कौन सी जो शाखा होती है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, किस चीज़ की स्टडी की जाती है। देखिए, मायोलॉजी दिया है, मैमोलॉजी दिया है, इसके बाद एग्रोस्टोलॉजी दिया हुआ है, ये शब्द है, और हीमेटोलॉजी करके दिया हुआ है। इस प्रकार से ये शाखाएं हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है, रुधिर का अध्ययन किया जाता है, या घास से संबंधित जो अध्ययन है, स्टडी है, वो की जाती है। इस प्रकार से मिलान करके देखिए कौन सा किससे मिलेगा। और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी वाले को चुन लीजिए। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इसमें देखिए पहले का हो जाएगा बी, मायोलॉजी में हम मनुष्य की पेशियों का अध्ययन करते हैं, और दूसरे का हो जाएगा ए, मैमोलॉजी, ये मैमल्स से जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसलिए स्तनधारी जंतुओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी जो होती है उसमें घास से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं, और हीमेटोलॉजी जो है ये हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ शब्द है, तो इससे रुधिर का अध्ययन जुड़ा हुआ है। ठीक इस प्रकार से इसकी मैचिंग होगी, तो बी वाला करेक्ट। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप यहाँ देख रहे हैं, स्टडी ऑफ मैमल, स्टडी ऑफ ह्यूमन मसल्स, इसके अलावा स्टडी ऑफ ब्लड्स और ग्रास रिलेटेड जो स्टडी होती है उसके बारे में दिया है। आगे चलते हैं। इसका बी वाला करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसे जरा सा बड़ा किया जा सकता है। देखिए, इसमें दोनों भाषाओं में आपको दिख पा रहा है एक साथ। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू इक्वेटर एट 23 डिग्री 30 मिनट। यहाँ जो सिंगल डैश होता है ना उसको मिनट पढ़ा जाता है, और डबल डैश होता है तो सेकंड पढ़ते हैं। तो ये इसकी अक्षांशीय स्थिति दी हुई है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया डज दिस लाइन पास थ्रू। पूछने का तात्पर्य यह है कि कर्क रेखा जो है वो एक काल्पनिक रेखा है, चाहे वो विषुवत रेखा हो, मकर रेखा हो, कर्क रेखा हो, या चाहे जितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ये सब कोई प्राकृतिक रेखाएं नहीं है। मनुष्य के द्वारा अपने अध्ययन की सुविधा के लिए या लोकेशन को सही ढंग से लोकेट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए इन्हें खींचा गया है। तो ये सब इमेजिनरी लाइन कही जाती है, इक्वेटर समेत। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23 अंश, यहाँ देखिएगा 23 अंश 30 मिनट का जो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है वहाँ पे कर्क रेखा की अवस्थिति है, और ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उनकी संख्या आपको बतानी, देखकर बताइए। 6 राज्यों से होकर गुजरती है, 7 से होकर गुजरती है, 8 से, या फिर 9 से। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, मतलब ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती है। मित्र पर गमछा झाड़ और मित्र पश्चिम बंगाल को झाड़ कर 36 एमपी गुजर गए। इस प्रकार से हम लोग पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब इन्हें देखते। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायुमंडल में नहीं मिलती है या वहां से नहीं निकलती। तो इसे आप देखकर बताएं। जो नहीं निकलती है वो आपको बताना है। ज्वालामुखी जब उसके अंदर एक्सप्लोजन होता है वॉल्केनो के अंदर, तो बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जलवाष्प निकलती है, और बहुत सारा कचरा अंदर से बाहर आता है, जिसे कि आप मैग्मा कहते हैं। तो चलिए इसमें बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड है यानी H2S की बात हो रही है, और ऑक्सीजन है। बताइए इसमें से कौन सी वायुमंडल में नहीं निकलती। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। और ये जो 3rd क्वेश्चन है इसका डी वाला हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से नहीं निकलती। जलवाष्प के रूप में अगर निकलती है तो उसमें पानी की मात्रा होती है, मतलब हाइड्रोजन के साथ उसका कॉम्बिनेशन होता है। सिंगल हाइड्रोजन नहीं निकलती है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर मात्रा में निकलती है। मीथेन का भी उत्सर्जन होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड तो निकलेगी ही निकलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं।
वैसे ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो वायुमंडल में निकलने वाली गैसें हैं उसमें और भी होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है गैसीय रूप में या तरल अवस्था में। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है जिसे कि आप HF कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड आपने देख ही लिया। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत प्रचुर मात्रा में रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है वहाँ से। अमोनिया निकलती है, मीथेन निकलती है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, इस प्रकार की गैसें यहाँ से बाहर होती। तो ज्वालामुखी विस्फोट वाले दायरे को खाली करवा दिया जाता है क्योंकि हानिकारक गैसें भी लोगों के लिए बहुत जानलेवा होती। इसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ लिस्ट 1 में केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का पूरा एक ब्यौरा दिया हुआ है, मतलब योजनाएं दी, और सूची 2 में उनके लागू किए जाने का वर्ष दिया है। तो जो पुरानी योजनाएं होती हैं अगर वो वर्तमान में इंप्लीमेंट हो रही हैं, मतलब उनका क्रियान्वयन हो रहा है और उसमें कोई नया फेरबदल किया गया है तो उससे प्रश्न बन सकता है। वो करंट अफेयर तब नहीं रह जाता है, वो स्टैटिक जीके का हिस्सा बन जाता है। अब यहाँ आप देखिए योजनाओं का वर्ष आपको मिलाना है। समर्थ योजना है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। इस प्रकार से वर्ष दिया है 2014, 17, 15, 19। बताइए इसमें से कौन सा किससे मिलेगा। प्रश्न पूरा आप देख रहे हैं, चाहे तो इसे बड़ा किया जा सकता है। अब बताइए, और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ मौजूद है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से ध्यान से पहले देख लीजिए, ए वाला हो जाएगा। ए के हिसाब से इसको मिला लेते हैं। मतलब समर्थ योजना को हम किससे मिलाएंगे? 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी और जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इसकी शुरुआत कब होती है? ये 2014 में होती है। और उसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई के संदर्भ में, तो इसका मिलान सामने ही करना है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये 2019, मतलब आमने सामने मैच। तो तीसरा और चौथा तो आमने सामने ही मैच हो गया, बस क्रॉस मैचिंग जो है वो पहले दूसरे में है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5, इसमें कहा जा रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संवर्ती सूची होती है, राज्य सूची होती है, संघ सूची होती है। तो ये जो मुद्दा है वन्यजीव और जीव जंतुओं पक्षियों आदि का संरक्षण, ये किस सूची में आता है? तो कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, इसमें से देखकर बताइए। देखिए इसका ए हो जाएगा, ये कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है, संवर्ती सूची में आता है। इसका मतलब यह है कि इस पर केंद्र का भी जोर चलता है और राज्य भी इसमें अपनी भागीदारी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। 6वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि लाइसोसोम्स आर फाउंड इन एविडेंस इन एनिमल सेल। मतलब लाइसोसोम जो होते हैं वो जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में नहीं, जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दे आर मेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनका निर्माण किस चीज़ से होता है वो आपको चुनना है इसमें। तो यहाँ एडिपोसाइड दिया हुआ है, इसे आप देखिए, ठीक है, एडिपोसाइड है। इसके अलावा राइबोसोम है, गाल्जिकाय है और प्रोटीन है। ठीक, प्रोटीन भी एक यहाँ पर जोड़ दिया है। तो आपको ये बताना है कि ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये बनते आखिर में किससे। और ये जो 6वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये गोल्जी बॉडी से बनते हैं। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है? ये गोल्जी बॉडी से होता है। और इसमें अंतर कोशिका की जो बात होती है, जैसे आप देखें कि ये अंतर कोशिकीय पाचन के मुख्य स्थान होते हैं, ये अंतर कोशिकीय पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। और कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन करने के चक्कर में कोशिका को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें, इसीलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, इसका गोल्जी बॉडी हो जाएगा। 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है, कौन सी घटना किस वर्ष में हुई है। तो 1916 है, 14 है, 13 और 5 है। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है, उसकी तारीख आपको देखनी है। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था वो तारीख, मतलब वो डेट सन के हिसाब से आपको मिलानी है। गदर पार्टी की स्थापना होती है और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है। तो कौन सा किस तारीख से मैच करेगा ये आपको देखना है। देखिए ये जो 7वां है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ये पहले से मैच है, इसमें कुछ नहीं करना है। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस के 2 दलों का पैचअप होता है वापस, नरम और गरम, तो वो 1916 में होता है। ठीक, लखनऊ में आयोजित होता है। और 1914 में जो पहला विश्व युद्ध है वो शुरू होता है और लंबा खिंचता है। इसके बाद गदर पार्टी की स्थापना होती है 1930 में और 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है। तो ये पहले से ही मैच है, इसमें हमें कुछ नहीं करना था और इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए नहीं बल्कि बी होगा। ठीक, आगे चलते हैं। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 8वें नंबर के क्वेश्चन को, इसमें कहा जा रहा है कि द फर्स्ट प्रोपेगेटर एंड सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट वॉज शंकराचार्य। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल हैज़ बीन, यहाँ देखिए इसे, हैज़ बीन गिवन बाई शंकराचार्य। मतलब इसमें से कौन सा सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था, शंकराचार्य के द्वारा, जब भारत में बौद्ध धर्म बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा था और ऐसा लग रहा था कि पूरे भारतीय जो है वो वैदिक सभ्यता को छोड़कर बौद्ध या बुद्धिज्म की ओर चले जाएंगे। तो ऐसे में शंकराचार्य लाठी उठाते हैं और अपनी युवावस्था या किशोरावस्था आप कह सकते हैं, उस समय एक लंबे चेलों की जमात इकट्ठी करते हैं और उनको लेकर पूरे भारत का भ्रमण करते हैं।
और जहाँ पर कोई बौद्ध उन्हें दिखाई देता है, मतलब बौद्ध हिंदू से बौद्ध में परिवर्तित हुआ, तो इस प्रकार से उसको समझाते हैं कि वैदिक सभ्यता का महत्व क्या है, उसे उपदेश देते हैं और अपनी ओर करने का प्रयास करते हैं। जब नहीं मानता है तो उसे लाठियों से ठीक भी करते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ देखिए, मतलब बौद्ध धर्म के भारत से उखड़ने का एक रीज़न ये भी है, शंकराचार्य भी। बाकी बहुत सारे कारण हैं, जैसे हूणों का आक्रमण वगैरह। खैर, इसमें आप बताएं कि इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है। तो ये अद्वैतवाद है, यहाँ देखिए, या अद्वैताद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, या वैष्णववाद है। बताइए, इसमें विकल्प तो आसान है, आराम से आप चुन सकते हैं। और 8वें नंबर का ये जो क्वेश्चन है, इसका बी वाला हो जाएगा। ये अद्वैतवाद है, अद्वैतावाद या अद्वैतवाद इसे कहा जाता है, ये इनका सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 9 में ये पूछा जा रहा है कि जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है उसको मिलान करके बताइए कि ये जो शहर है, मतलब स्वर्ण मंदिर का शहर, त्योहारों का नगर, पूर्व का पेरिस, झीलों का नगर, ये किस किस जगह को कहा जाता है। यहाँ श्रीनगर, जयपुर, मदुरई और अमृतसर दे रखा है, तो मिलान करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देख रहे हैं, इसका अंग्रेजी वर्जन यहाँ पर मौजूद है। और ये जो 9वां प्रश्न है, इसका डी वाला सही है। डी वाले के हिसाब से इसको मैच कर लेते हैं। देखिए, पहले का डी हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा, तीसरे का बी और चौथे का ए। मतलब पहले को सीधा पहुंचा दीजिए अमृतसर, सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर का शहर। इसके बाद सिटी ऑफ फेस्टिवल किसको कहा जाता है, ये मदुरई को कहा जाता है। और पेरिस ऑफ ईस्ट, मतलब पूर्व का पेरिस, ये किसको कहते हैं, तो ये जयपुर है। और उसके बाद बी वाले से मिला लिया, सिटी ऑफ लेक किसको कहा जाता है, श्रीनगर को कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, अब हरियाणा राज्य से संबंधित कुछ जनरल नॉलेज देख लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज नंबर ऑफ डिवीजन एंड सब तहसील, मतलब उप तहसीलें इन हरियाणा। तो हरियाणा में कितने डिवीजन और उप तहसीलें हैं, मतलब उनकी संख्या आपको बतानी है। तो पेयर में दे रखा है, मंडलों की संख्या 6 है, उप तहसीलें जो है वो 49 है, या फिर 5 और 52 होगा, या 7 और 46 होगा, या फिर 8 और 50 होगा। इसमें पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, इसका ए हो जाएगा। देखिए, 6 मंडल हैं और 49 उप तहसीलें, तहसीलें नहीं, उप तहसीलों की बात हो रही है। तो मंडलों की संख्या है 6 और उप तहसीलों की संख्या है 49। इसके बाद 11वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में गरीबी को नापने से संबंधित एक समिति है जिसका नाम है लकड़वाला समिति, अच्छा नाम है। तो इसका गठन किस वर्ष में किया गया था। अब इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि इसका काम क्या था, तो गरीबी का आकलन करना। अब इसमें बताइए, 1977 होगा, 1989 होगा, 2005 या 2012। विकल्प इतने आसान है कि आराम से आप सही तक पहुंच सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, 1989। ठीक, 1989 में इसकी स्थापना होती है और यह है लकड़वाला समिति। काम इसका देख लीजिएगा। इसके बाद 12वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 में दिए गए आयोग और लिस्ट 2 में दिए गए उनसे संबंधित जांच के क्षेत्र का या जांच या क्षेत्र का मिलान आपको करना है। मतलब हंटर आयोग का काम क्या था, नानावटी आयोग किस लिए स्टैब्लिश किया गया था, जैन आयोग का काम क्या था, मतलब किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना था, और लिब्राहन आयोग जो था वो क्या करने के लिए स्थापित किया गया था। तो यहाँ कुछ कांड और कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं, जैसे बाबरी मस्जिद वाला मामला, गोधरा कांड ये जो था काफ़ी फेमस था। इसके अलावा राजीव गांधी हत्याकांड, उन्हें बम से उड़ा दिया जाता है तो उसकी जांच पड़ताल। जलियांवाला बाग जो मैस्कर था, मतलब हत्याकांड वहाँ भी हुआ था, नृशंस था, तो उसकी जांच के लिए बताइए कौन सा किससे मिलेगा। ये इसका हिंदी वर्जन आप देख रहे हैं और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ मौजूद है, देख कर बताएं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही मैच है वो इसमें डी वाला हो जाएगा। मतलब डी वाले के हिसाब से इसको कर लेते हैं। देखिए, हंटर कमीशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद और इसमें जब जांच होती है तो जो असली खूनी हत्यारे रहते हैं, अंग्रेजों के नेतृत्व करने वाले जनरल, उनको हीरो घोषित कर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि ये तो भूलवश हुई घटना है, इसमें कोई मतलब अंग्रेजों का या ब्रिटिश सरकार का दोष नहीं। इसके बाद नानावटी कमीशन को आप देख रहे हैं तो इसको आप सामने से ही मिला लीजिए। गोधरा जो इंसिडेंट था उसमें इसकी जांच के लिए इसको बैठाया गया था। जैन कमीशन का काम क्या था, तो जैन कमीशन ये राजीव गांधी के मर्डर केस को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्थापित किया गया था। और लिब्राहन कमीशन जो था ये बाबरी मस्जिद वाले मामले को सुलटाने के लिए बनाया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि डीआरडीओ ने गोवा के तट से भारतीय नौसेना के साथ मिलकर, मतलब दो जो संगठन है उनका सहयोग है, उन दोनों ने आपस में मिलकर भारत के प्रथम स्वदेशी प्रकल्पित और निर्मित एयर ड्रॉप्स कंटेनर सहायक एनजी के प्रथम टेस्ट ट्रायल का सफल परीक्षण किया। ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है, इसका अंग्रेजी वर्जन आप नीचे देख रहे हैं। व्हेन डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ट एयर ड्रॉप कंटेनर असिस्टेंस एनजी जिसे कहा जाता है, और इन कोलेबोरेशन विद इंडियन नेवी ऑफ कोस्ट ऑफ गोवा। तो कहाँ से किया गया वो भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल यहाँ डेट आपको बतानी है, तो देखिए इसमें। और क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये तारीख कौन सी है, 30 दिसंबर 2020 की है, पिछले वर्ष। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि कैथल और पानीपत डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ कौन से मंडल में कितने जिले हैं, कितनी तहसीलें और कितनी उप तहसीलें हैं, ये जानने के लिए आपको लिस्टिंग वाला वीडियो देखना चाहिए जो कि जनरल नॉलेज के ही रिस्पेक्ट में लॉन्च किया गया। अब इसमें अंबाला मंडल, रोहतक मंडल, करनाल मंडल और गुरुग्राम मंडल यानी डिवीजन दिया हुआ है। बताइए कि कैथल और पानीपत किसके अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, ये करनाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक,
करनाल मंडल, करनाल क्षेत्र का नाम कर्ण के नाम, मतलब कर्ण अर्थात कर्ण के नाम पे पड़ा है, कुंती का सबसे बड़ा बेटा और ज्येष्ठ पांडव उसे कहा जाता था, लेकिन वो अपने आप को राधेय कहलाना पसंद करते थे, एक वीरोत्तम धनुर्धर थे, तो उन्हीं के नाम पे करनाल ये क्षेत्र पड़ा हुआ है। खैर, अब इसे आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। पेरू की जलधारा ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। जो समुद्र में चलने वाली जलधाराएं यानी लहरें होती हैं, उसमें भी दो तरह की होती हैं, एक तो गर्म होती है, दूसरी ठंडी होती है। जो इक्वेटर की ओर से चलती हैं, मतलब इक्वेटर के पास से आगे की ओर मूव करती हैं, तो वो प्रकृति में गर्म होती हैं, क्योंकि इक्वेटर के पास गर्मी ज़्यादा होती है। और जो ध्रुवों की ओर से आती हैं वो ठंडी होती हैं, और जहाँ ये मिलती हैं वहाँ मत्स्यन के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ ये बता दिया गया है कि जो पेरू की जलधारा है वो साउथ पैसिफिक ओशियन की ठंडी जलधारा है, मतलब ये पोल की तरफ से आती है। तो आपको ये बताना है कि इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है। पेरू की धारा तो हम लोग देख ही रहे हैं, इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? क्यूरोशिवो की जलधारा कहते हैं, लैब्राडोर की जलधारा कहते हैं, बेंगुला की जलधारा कहते हैं, या हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। आप इसमें देखकर बताइए। और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ मौजूद है, ये है पेरुवियन करंट। और क्वेश्चन नंबर 15, इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसे हम्बोल्ट का करंट भी कहते हैं, मतलब हम्बोल्ट्स करंट भी कहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है, कौन सा यंत्र किस चीज़ को नापता है। साइंस का क्वेश्चन है, जनरल। इसमें टैकोमीटर दिया है, वैक्यूम क्लीनर दिया है, थर्मामीटर है और स्पीडोमीटर है। तो कुछ विकल्प तो ऐसे हैं कि वो बच्चों वाले हैं बिल्कुल। इसमें वायुयान की गति मापने वाला यंत्र है, या मानव शरीर का तापमान नापता है, धूल साफ करता है, या मोटर गाड़ियों की गति नापता है। तो आप जानते हैं घर घर में वैक्यूम क्लीनर, मतलब हर घर में तो नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम घरों में होता है, सफाई के पर्पज से धूल मिट्टी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरे का सी हो जाएगा। और दूसरे का अगर आपने सी चुना है तो इसमें एकमात्र विकल्प ऐसा है जो कि आपकी मदद कर सकता है, वो है पहला। तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन, और ऐसी एलिमिनेशन की जो तकनीक है इसको अपना के आप ज़्यादा मेहनत करने से बच सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। टैकोमीटर का काम होता है वायुयान की गति नापना, वैक्यूम क्लीनर को आपने देख ही लिया। थर्मामीटर का काम जग जाहिर है भाई, ये तो वैक्यूम क्लीनर भले ही घर में ना हो लेकिन थर्मामीटर सबके घर में होता है, वो भी कोविड के पीरियड में। और स्पीडोमीटर का काम होता है मोटर गाड़ियों की गति नापने का काम। चलिए आगे चलते। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ दिया है, द डिवाइस यूज टू मेजर स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, द डिवाइस यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, इसी प्रकार से यूज टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल, और यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ मोटर व्हीकल, ये सब चीज़ें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी अर्थात लोक लेखा समिति, इसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, मतलब किस एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ उस अधिनियम का नाम दे रखा है, मतलब कई सारे अधिनियम दिए हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसे कि मर्लेमेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, हालांकि वो इंडियन काउंसिल एक्ट था, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919, मतलब माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके बाद 1935 वाला जो प्रसिद्ध अधिनियम था, जिससे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ बोरो किया है। और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 यानी 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसके बारे में दिया है। तो आप बताएं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, मतलब किसके थ्रू की जाती है। और क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मतलब 1919 का जो भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम था, उसी के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। इसमें ये पूछा जा रहा है, ये मिलान पहले से किया है, इसमें मिलान आपको नहीं करना है, कौन सा सही नहीं है, मतलब एक गलती से मैच हो गया है तो वो गलत मैच कौन सा है। मोरी कल्चर में शहतूत की खेती होती है, और शहतूत की खेती करके करते क्या है, उस पर रेशम का कीड़ा पालते हैं, और मलबरी रेशम का उत्पादन वहाँ से होता है। अर्बोरी कल्चर में वृक्षों और झाड़ियों की खेती होती है, वृक्ष ही सिर्फ नहीं उसके साथ झाड़ियाँ भी उगाई जाती हैं। और पोमोलॉजी में पपीता उगाया जाता है, जबकि विटिकल्चर जो होता है उसमें अंगूर का प्रोडक्शन होता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। ये पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका अंग्रेजी वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है। मलबरी कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स है। इसके अलावा फार्मिंग ऑफ पपाया है और ग्रेप्स प्रोडक्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये जो पोमोलॉजी दिया है ना, पोमोलॉजी में पपीते की सिर्फ खेती होती है, ये वाली बात गलत है। एग्जैक्टली ये वाला गलत है। पोमोलॉजी में हर प्रकार का फल उगाया जाता है, सिर्फ पपीता नहीं। ठीक, तो अकेले पपीता कह देना ये गलत हो गया, बाकी जितना है वो सही है, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। इसमें लिस्ट 1 का फिर लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। तो यहाँ आर्टिकल दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कौन सा आर्टिकल किस चीज़ का प्रोविजन देता है या प्रावधान करता है, वो आपको मिलान करना है। यहाँ आर्टिकल 124 है, इसके अलावा 148 है, 165 है और 280 है। अनुच्छेदों की संख्या आप देख ही रहे हैं। इसमें वित्त आयोग दिया हुआ है, इसके अलावा राज्य का महाधिवक्ता है, महालेखा परीक्षक मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और उसके अलावा उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान। तो आप बताएं कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 19, और इसका जो करेक्ट आंसर है 19वें का, पहले देख लीजिए अच्छे से।
देखिए इसका डी हो जाएगा। टी के हिसाब से इसको मिला लीजिए, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए। चलिए देखते हैं कौन सा किससे मिलेगा। 124 सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट और जो उसके गठन का पूरा प्रावधान है वो सब इसमें दिखाई देता है। 148 में क्या है, इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पूरा प्रोविजन दिखता है। जबकि जो तीसरा वाला है, मतलब ये वाला आर्टिकल नंबर 165, इसको आप किससे मिलाइएगा, बी वाले से मिलाइएगा, राज्य का महाधिवक्ता। और बचता है अब वित्त आयोग, तो आप जानते हैं कि ये 280 में है। इस प्रकार से हमने मिलाया। आगे चलते हैं, इसका डी वाला करेक्ट था। अंग्रेजी वर्जन यहाँ पे है, इसमें आप देख रहे हैं फाइनेंस कमीशन है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, मतलब कैग की बात हो रही है, और एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसका ए हमने चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, ये पूरा आपको दोनों भाषाओं में दिख रहा है, ये अच्छी बात है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में वजीर के बाद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग दीवान अर्ज या सैन्य विभाग था। ये आपको बता दिया गया है, तो ये भी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब पूछा ये जा रहा है कि इस विभाग का जो हेड होता था उसको क्या कहा जाता था, उसका भी, उस पद का भी कोई नाम होता था। तो यहाँ दीवान बंदगान दिया है, ध्यान से देखिएगा। आरिज मुमालिक दिया है, ठीक है, मामलिक नहीं है बल्कि मुमालिक है, ये अंग्रेजी वाला इसका सही है। दीवान इंशा कहा जाता था या दीवान रिसालत या रिसाल कहा जाता था, बताइए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो दीवान अर्ज या सैन्य विभाग होता था, इसके हेड को क्या कहते थे। वजीर जो था ये सबसे महत्वपूर्ण पद था, उसके बाद सेकेंड पोजिशन। और क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा बी वाला। आरिज मुमालिक कहा जाता था, मामलिक नहीं बल्कि आरिज मुमालिक कहा जाता था, ये पद होता था, इसको काफ़ी महत्व प्राप्त था, ये दूसरी पोजीशन पे बिलोंग करता था। इसके बाद अब चलते हैं आगे। इसमें देखिए दीवान इंशा किसको कहते थे, बाकी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये पत्राचार का विभाग होता था, मतलब जितना भी करस्पॉन्डेंस वाला, मतलब लेटर राइटिंग और आदान प्रदान का काम होता था वो इसमें करते थे। दीवान रिसाल जो था वो एक धार्मिक या विधि विभाग था, धर्म आधारित कानून का इसमें पूरा ब्यौरा होता था। और दीवान बंदगान ये दास विभाग था, और दास विभाग की स्थापना किसने की थी, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दास विभाग यानी दीवान बंदगान ये किसने बनाया था या किसने शुरू किया था। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा जा रहा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब उपलब्ध रोजगारों तथा रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के कौशल के बीच में एक बेमेल संबंध होता है। मतलब रोजगार कम उपलब्ध है और उसके लिए कुशल लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा, जैसा कि आजकल हो रहा है अपने देश में। योग्य लोगों की तादाद ज़्यादा हो गई है और उसकी तुलना में जो पद हैं वो घट गए, कम हो गए हैं और कम होते जा रहे हैं। सरकार उन्हें काटती जा रही है ताकि जो राजस्व है उस पर बोझ कम पड़े। तो ये वाला है। अब इसके बाद दिया है आर्थिक मंदी के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी से रोजगार के अवसरों में कमी होती है। मतलब मांग ही घट गई है तो प्रोडक्शन करने की जरूरत ही क्या है, तो रोजगार अपने आप कम हो जाएगा। और श्रम बाजार में लोग एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार को तलाश रहे हैं क्योंकि उन्हें बेहतर चाहिए। और डी वाले में कहा है कि किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक, मतलब काम जो है वो 2 से चल सकता था और उसमें 4 को जबरदस्ती इंक्लूड किया गया है, तो ये श्रम की बर्बादी। अब इसमें आपको ये बताना है कि संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब बेरोजगारी के ही प्रकार है। लेकिन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये किसको कहा जाता है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बेरोजगारी से कोई ना कोई प्रश्न तो बनता ही बनता है। और क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है इसे पहले अच्छे से देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। देयर इज अ मिसमैच बिटवीन अवेलेबल जॉब एंड स्किल ऑफ पीपल सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो स्किल्ड लोग हैं उनकी तादाद और जो जॉब है या पोस्ट है उसकी तादाद में डिफरेंस होता है, मिसमैच होता है, और इसी को कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट, सह्याद्री जिसे कहा जाता है, नियर महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। महाबलेश्वर कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, तो उसके पास ये रिवर जो है ये जनरेट होती है, पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। ये नदी कौन सी है, नर्मदा है, महानदी है, कृष्णा है या फिर कावेरी। तो क्वेश्चन नंबर 22 इसमें नर्मदा तो होने से रही, वो अमरकंटक से निकलती है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, कृष्णा। कृष्णा रिवर जो है वो महाबलेश्वर के पास से उसका उद्गम होता है। कुल मिलाकर पश्चिमी घाट का पूरा क्षेत्र है, सह्याद्री पर्वतमाला, और ये महाराष्ट्र वाले इलाके में मतलब प्रदेश के हिसाब से आती है, तो इसमें कृष्णा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। शाहपुर कंडी बांध परियोजना ये किस नदी पर है, शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट ये किस रिवर पे है, तो यहाँ पंजाब और रावी दिया है, मतलब प्रदेश और नदी दोनों का नाम दिया हुआ है। पंजाब और व्यास, केरल और पेरियार, आंध्र और कृष्णा। अभी कृष्णा को हमने पीछे देखा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए के हिसाब से इसको देख लेते हैं, मतलब पंजाब और रावी। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट जो है ये रावी नदी पर है और पंजाब राज्य में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। रसायन विज्ञान में क्वांटम सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। क्वांटम संख्याएं आप पढ़ते हैं, उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल है, इसके अलावा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है। 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो उन सब की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे, ये कार्ल एंडरसन थे, मैक्स प्लांक थे, मोजले थे, अबाउ थे। अब इसमें एक चीज़ और है कि क्वांटम सिद्धांत को खोजना और क्वांटम नंबर्स को खोजना ये 2 अलग अलग बात है, हालांकि दोनों जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्वांटम प्रिंसिपल या थ्योरी की बात की जा रही, तो थ्योरी के खोजकर्ता कौन थे ये बताइएगा। इसमें विकल्प दे रखा है, आपने देखा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का बी हो जाएगा। ये मैक्स प्लांक थे। क्वांटम से प्लांक का नाम इतनी गहराई से जुड़ा है कि कोई भी इसमें सेलेक्ट कर सकता है। आगे चलते हैं, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 फिर से आ गया है। कुछ घटनाओं के नाम दिए हैं और किस स्थान पे वो घटित हुई थी ये दे रखा है। मतलब हरियाणा के ही ये स्थान है, तो हरियाणा के स्थान है तो इनका महत्व और बढ़ जाता है। 8 अप्रैल 1919 का जो दिन था, उस दिन गांधी जी इस स्थान से गिरफ्तार हुए थे। स्थान कौन सा है वो आपको मिलाना है। हथनीकुंड बैराज परियोजना इस जिले में है। अश्व स्टैलियन केंद्र जो है वो कार्यरत है, मतलब ये कहाँ पे है वो जगह का नाम आपको देखना है। और मारुति कारों का निर्माण जो है ये यहाँ पर होता है। इसका अंग्रेजी वर्जन देखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ ज़्यादा सही तरीके से दिया है। गांधी जी वाज अरेस्टेड फ्रॉम प्लेस ऑन 8 अप्रैल 1919 और हथनीकुंड बैराज प्रोजेक्ट लोकेटेड इन दिस डिस्ट्रिक्ट। और हॉर्स स्टैलियन सेंटर जो है ये ऑपरेट हो रहा है। कहाँ पर ऑपरेट हो रहा है वो आपको बताना है। मैन्युफैक्चरिंग वर्क ऑफ मारुति कार इन दिस डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ फतेहाबाद का नाम दिया है, यमुनानगर है, पलवल है और गुरुग्राम है। ये सब जिले हैं हरियाणा के, ये आप जानते हैं। तो बताइए कि कौन सा किससे मिलेगा। यहाँ लोकेशन के हिसाब से आपको देखना है। और क्वेश्चन नंबर 25, इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी के हिसाब से इसको मिला लेते हैं। देखिए गांधी जी जो है वो अरेस्ट होते हैं पलवल से 8 अप्रैल 1919, सी वाले से मिलाई। इसके बाद दूसरे का बी हो जाएगा, ये आमने सामने ही मैच है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे हथनीकुंड बैराज प्रोजेक्ट है। और हॉर्स स्टैलियन सेंटर जो है इसकी ऑपरेटिंग कहाँ पर हो रही है, ये फतेहाबाद में हो रही है, तो इसको आप ए वाले से मिला लीजिए। और उसके बाद मारुति कार का जो प्रोडक्शन वगैरह है वो गुरुग्राम में हो रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। यहाँ कहा गया कि एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र में सुरक्षित होना चाहिए। मतलब ये एक वाक्य है, इसमें ये कहा गया है कि एक जो इंटेलिजेंट किंग होता है वो ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय गॉड, मतलब उसकी रक्षा हमेशा ईश्वर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है, बलबन का है, अकबर का है, इल्तुतमिश का है या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का है। इसमें देखकर बताइएगा। इसका ए हो जाएगा, ये बलबन का कथन है। राजत्व का सिद्धांत और रक्त और लौह की नीति और अपने आप को जिल्ले इलाही कहना, मतलब ईश्वर की परछाई, ये सब बलबन का काम था। उसने बहुत ही कठोर सिद्धांतों को लॉन्च किया था। इसके बाद आगे चलते हैं। और इतना ज़्यादा सख्त वो था कि तुर्कान चहलगानी को एकदम कुचल देता है, जहाँ से वो खुद जन्मा रहता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो जिंदा रहेगी तो इसे जीने नहीं देगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, ये बताइए। दो स्टेटमेंट है। मेलुहा सिंधु संस्कृति का प्राचीन नाम है। मेलुहा के मृत्युंजय, ये आपने किताब भी देखी होगी, पढ़ी भी होगी हो सकता है। तो मेलुहा जो है वो सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन नाम है या पुराना नाम है। और विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। तो इसमें आप बताइए कि सही क्या है। पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। मेलुहा इज द एंशियंट नेम ऑफ इंडस कल्चर। जो इंडस कल्चर है उसको मेलुहा कहा जाता है असल में। और ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहला दूसरा दोनों सत्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन दक्षिण पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज रिलेटेड टू साउथ ईस्ट राजस्थान। तो यहाँ कुछ नाम दे रखे हैं, इन नामों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखिए। ये वालरे और वॉल्टरे है, मतलब नाम एक ही है, उसको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन दिया जाता है। या बीवर और हड़ियार कहा जाता है, दीपा कहा जाता है या फिर खिल कहा जाता है। असल में ये सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम है। तो आपको ये बताना है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में किसका कनेक्शन है, मतलब वहां पे कौन सी होती है। और क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये वॉल्टरे या वॉलरे है, ठीक, इसका पहला वाला सही है। याद रखिएगा इसकी लोकेशन दक्षिण पूर्वी राजस्थान, वहां से इसका कनेक्शन। बाकी जो इसमें नाम है वो भी शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के ही है। तो ये कहाँ कहाँ से रिलेट करती है ये भी जानना चाहिए। देखिए इसमें बीवर और हड़ियार करके जो नाम दिया है ना, ये दोनों जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के टाइप है ये बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं। अब बुंदेलखंड का कुछ पार्ट जो है वो यूपी में है, कुछ एमपी में है। तो जो मध्य प्रदेश वाला पार्ट है जो मैक्सिमम है वहां से ये बिलोंग करते हैं। और दीपा का संबंध किससे है, ये छत्तीसगढ़ से है। पहले एमपी का ही हिस्सा था, अभी छत्तीसगढ़ में चला गया, बस्तर जिला। और खिल जो है वो पूरे हिमालयन बेल्ट में चलती है। ये सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जो कि फसलों को, माफ कीजिएगा, वनों को बर्बाद करती है, वन संपदा का नाश कर देती है। और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा त्रस्त हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुड़ और कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा इसका एक और नाम है स्वतः कृष्ण मृदा। इसको पानी देने की जरूरत नहीं होती है, एक बार आप दे दीजिए वो नमी को अपने अंदर बचा कर रखती है, क्योंकि उसके अंदर पोर ही नहीं होते, रंध्र रहित होती है या नहीं के बराबर होते हैं। तो ये मिट्टी कौन सी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट है, काली वाली है या जलोढ़ है। तो जग जाहिर बात है कि कपास के लिए काली मिट्टी, क से कपास और क से काला, और इसी को कहते हैं रेगुड़। इसकी जल धारण क्षमता काफ़ी बेहतर होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, 30वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू टैटूइंग। मतलब टैटू बनाने का जो काम होता है उसमें गोदना गोदवाने की बात कही जाती है ना, तो सुई से गोदते हैं, काफ़ी कष्टदायक होता है, लेकिन फैशन में लोग अंधे हो जाते हैं। तो ये लोगों में ट्रांसफर हो सकती है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो सकती है। कौन सी डिजीज़ है देखकर बताइए। इसमें चिकनगुनिया दिया हुआ है, हेपेटाइटिस बी है, डिप्थीरिया है या बर्ड फ्लू है।
तो रक्त आधान या रक्त का संक्रमण जो है रक्त के संक्रमण के माध्यम से फैलने वाली बीमारी इसमें कौन सी है? और क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है, इसे ध्यान से देखिएगा, ये बी वाला हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी। ये ऐसी बीमारी होती है जो कि टैटू गुदवाने से, मतलब मान लीजिए कि उसी सुई या उसी इंस्ट्रूमेंट से संक्रमित व्यक्ति का गोदा गया था और उसी से एक स्वस्थ आदमी का कर दिया जाए तो उसको हो जाएगी। ठीक, ये वाला। इसके बाद आगे चलते हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, कई प्रकार इसके होते हैं ना, तो बी और सी दोनों, और इसके अलावा एड्स का तो बहुत गंभीर खतरा होता है। ये गलत तरीके से टैटू बनवाने के कारण हो सकते हैं, क्योंकि टैटू बनाने वालों के जो सैलून होते हैं उनके उपकरण बहुत अच्छे तो होते नहीं हैं, मतलब वो एक का खाली हुए गोद कर तो उसी से दूसरे को भी कोच देंगे। ठीक, आगे चलते हैं, बाकी जितने हैं वो इस प्रकार से नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ कहा जा रहा है कि पादप जो होते हैं यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, तो जगजाहिर बात है। अब इस प्रक्रिया के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत नहीं होती है? जिसकी ज़रूरत होती है वो भी दिया है, लेकिन जिसकी नहीं होती है वो आपको इसमें से एक छांटना है। तो पानी नहीं चाहिए होता है, पौधों को पानी नहीं चाहिए, ऐसा दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं चाहिए होती है, या खनिज नहीं चाहिए होते हैं, या फिर नाइट्रोजन की ही ज़रूरत नहीं होती, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का डी हो जाएगा, भाई नाइट्रोजन इसके लिए नहीं चाहिए होती। नाइट्रोजन वैसे तो पौधों को चाहिए, लेकिन वो जड़ वाला मामला होता है, फोटोसिंथेसिस में उसका कोई काम नहीं होता है। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो तो चाहिए। देखिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और खनिज चाहिए, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। क्लोरोफिल भी चाहिए, ये सब प्रकाश संश्लेषण में घटक होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है, मगध क्षेत्र का सम्राट कहा है, तो वो कौन सा इंस्क्रिप्शन या पिलर है, मतलब पिलर इंस्क्रिप्शन है? इसमें वो दिया हुआ है गुर्जरा, भब्रू, अहरोरा या क्वीन, इसमें से कौन सा स्तंभ होगा या पिलर होगा, जरा देख कर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को आप अच्छे से देख पा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा बी वाला। भब्रू अभिलेख जो आप सुनते हैं ना, इसको बैराट भी कहा जाता है, बी वाला आप चुन रहे हैं। ये इसी में अशोक ने अपने आप को मगध का राजा घोषित किया है, और यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्म की ओर या बुद्धिज्म की ओर झुका हुआ दिखाता है, या सीधे सीधे ये बात जाहिर कर देता है कि ये बौद्ध धर्म को अपना चुका था। यहाँ से वो बात स्पष्ट हो जाती। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब कौन सा, 33 को देखते हैं। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है, तो एक तरफ कुछ राइटर्स के नाम दिए हैं और उनकी जो कृतियाँ या रचनाएं हैं वो दूसरी तरफ मतलब लिस्ट 2 में दे रखी हैं। मिलान करके जरा बताइएगा कि कौन सा किससे मिलेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 33, और इसमें टॉमस मूर का नाम दिया है, लियो टॉलस्टॉय हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और मार्टिन हेडिगर हैं। यूटोपिया, वार एंड पीस, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और बीइंग एंड टाइम, इस प्रकार से ये रचनाएं हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी, तो तीसरे का सी हो जाएगा, लेकिन तीसरे का सी यहाँ 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में भी दिया है और सी में भी दिया है। तो इसमें से आपको अब देखना है, कम से कम 2 तो एलिमिनेट हो गए, और क्वेश्चन नंबर 33 का सी वाला हो जाएगा। इसका पहले का ये, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। ये प्रश्न में बेवकूफ़ बना रहा था, इसमें कुछ नहीं करना है, आमने सामने मैच कर दीजिए। ठीक, लियो टॉलस्टॉय की रचना क्या है, वॉर एंड पीस है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। मार्टिन हेडिगर की रचना है बीइंग एंड टाइम। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका सी वाला हमने चुना है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, ये इसका अंग्रेजी वर्जन था। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट ऑन 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 1757 23 जून की तारीख को हुआ था। तो यहाँ जो तारीख है, सन नहीं, सन तो सबको मालूम है, तारीख याद रखिएगा। और ये है बैटल ऑफ प्लासी। तो आपको ये बताना है कि बंगाल के किस जिले में लड़ा गया था। ये पुरुलिया में लड़ा गया था, नदिया जिला में लड़ा गया था, या मुर्शिदाबाद में ही हो गया था, या जलपाईगुड़ी में हुआ था, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का नदिया हो जाएगा। वहाँ पलास के वृक्ष बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए उस जगह को प्लासी कहा जाता था। चलिए, इसका नादिया हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ सिराजुद्दौला को धोखे से हरा दिया गया था। मीर जाफर ने गद्दारी की थी, पूरी सेना बिना लड़े ही अंग्रेजों के फेवर में चली गई थी। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि इन विच ईयर वॉज द पॉलिटिकल असेंबली कॉल्ड बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी फाउंडेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जॉर्ज थॉमसन। मतलब जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ये एक राजनीतिक सभा थी। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, यहाँ डेट आप देख ही रहे हैं, 1843 है, इसके अलावा 1943 है, 1738 है और 1942 है, इसी प्रकार से दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 35, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये 1843 है, 1843, इसे आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। कथकली और मोहिनी अट्टम या मोहिनी अट्टम ये शास्त्रीय नृत्य हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भारत के किस राज्य से इनका कनेक्शन है ये आपको बताना है। तमिलनाडु से ये कनेक्ट है, यूपी से कनेक्ट है, केरल से या फिर असम से। तो असम तो इसमें होगा नहीं और यूपी होगा नहीं, अब बचा तमिलनाडु और केरल, यानी ए और सी वाला, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका सी हो जाएगा। ये केरल से जुड़े हुए नृत्य हैं। इसमें कथकली में कथाओं के माध्यम से नृत्य और नाटिका प्रस्तुत की जाती है। और जो मोहिनी अट्टम होता है उसमें समुद्र मंथन का दृश्य पेश किया जाता है, जिसमें कि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार को धारण किया था और राक्षसों को बेवकूफ़ बनाकर देवताओं को अमृत पिला दिया था। चलिए आगे देखते हैं,
37 को देखिए, इसमें कहा गया कि कीरतपुर में चिकित्सालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के द्वारा करवाई गई थी। सिखों के 10 गुरु हुए हैं, तो उसमें से कौन से ये गुरु थे, उनका नाम आपको बताना है। गुरु हरराय थे, गोविंद सिंह जी थे, या अंगद देव थे, या गुरु नानक देव स्वयं थे। बताइए इसमें से कौन सा होगा। और 37 का ए हो जाएगा, ये गुरु हरराय के द्वारा स्थापित किया गया था कीरतपुर में एक चिकित्सालय। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, यहाँ पर कुछ दिवसों के नाम दिए हुए हैं और उनकी तारीखें दी हैं। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो विश्व रक्तदान दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, विश्व निमोनिया दिवस है और राष्ट्रीय बालिका दिवस है। राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर तारीखें दी हुई हैं, 8 सितंबर, 14 जून, 24 फरवरी या फिर 12 नवंबर। मिलान करके बताइए कि कौन सा किससे मिलेगा। और ये इसका अंग्रेजी वर्जन है, इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, इसके अलावा इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, न्यूमोनिया डे मतलब न्यूमोनिया डे है, और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। तो देखिए इसका जो करेक्ट मैच है, इसे आपने देखा, ये है क्वेश्चन नंबर 38 का बी वाला हो जाएगा। बी के हिसाब से इसको मिलान करके देख लेते हैं। पहले का बी यानी वर्ल्ड डोनर डे जो है वो 14 जून को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल लिटरेसी डे की जो तारीख है वो 8 सितंबर है। इसके अलावा वर्ल्ड निमोनिया डे ये कब मनाया जाता है, ये 12 नवंबर को मनाया जाता है, ठंडी में निमोनिया होता है। और उसके बाद नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल वाला, इंटरनेशनल नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। जो टेक्टोनिक एक्टिविटी या जो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से परिवर्तन होते हैं भूपटल पे, उसके द्वारा निर्मित इसमें से कौन सी झील है, ये आप बताइए। सांभर झील है, वुलर लेक है, लोनार है या फिर नैनी है। इसमें से कौन सा होगा। तो 39 का बी वाला हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 39 ये वाला जो है इसका बी वाला हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसमें वुलर लेक, वुलर झील जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी का परिणाम है। बाकी आप लोनार को देख रहे हैं जो कि महाराष्ट्र में है, बुल्ढाना जिला में। तो ये एक छोटे से क्षुद्र ग्रह के मलबे के टकराने से पृथ्वी पर बनी है, मतलब वो टकराता है और वहाँ गड्ढा बन जाता है। तो इस प्रकार से फिलहाल इसका बी वाला सही। इसके बाद 40 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहा जा रहा है कि सही कथन का चुनाव कीजिए। तो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन वॉज लॉन्च ऑन 23 फरवरी 2021, मतलब 23 फरवरी 2021 को इस मिशन को लॉन्च किया जाता है। और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड प्रोजेक्ट या योजना जो है इसको शुरू किया जाता है 19 अप्रैल 2021 को। तो इसमें से करेक्ट वाला कौन सा है ये आपको बताना है। प्रश्न आप अच्छे से देख रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। इसमें बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, दोनों में कोई समस्या नहीं है। तो दोनों अलग अलग इन्फॉर्मेशन है जिसे कि आपको याद रखना है। टेस्ट का माध्यम सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने आप को परख रहे हैं या अपने विकल्पों को देख रहे हैं सिर्फ कि कितना आपने उसमें स्कोर किया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर नहीं है, उसके फॉर्मेट की चीज़ है। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसीलिए पढ़ने से ज़्यादा जरूरी होता है कि आप टेस्ट सीरीज को हल कीजिए रेगुलर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो ये कौन सी कमेटी थी ये आपको बताना है। यहाँ पर कुछ कमेटीज़ के नाम दिए हैं, जैसे कि शिवरमन सिंह कमेटी है, केलकर कमेटी है, मल्होत्रा कमेटी है और सेनगुप्ता कमेटी है। नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 को एक अधिनियम पास करके इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा। इसका ए हो जाएगा, ये शिवरमन सिंह समिति है, ठीक ऊपर वाला। इसी के सिफारिशों या इसी की रिकमेंडेशन का नतीजा है नाबार्ड की स्टैब्लिश। क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि आपतन में बदलाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं। सूर्य की किरणों का झुकाव कोण, मतलब वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड हो रही है, या दिन की लंबाई, या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी जो है वो 2 प्रकार की गतियां कम से कम जाहिर तौर पर करती है। एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, अर्थात अपनी धुरी पर, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। और दूसरा वो सूर्य की परिक्रमा करती है एक इलिप्टिकल शेप के ऑर्बिटल में। तो इसमें से आपको ये बताना है कि आपतन में अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो किस वजह से होगा। यहाँ कुछ कारण दे रखे हैं। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ दिया हुआ है, मतलब यहाँ इंसोलेशन की बात हो रही है। इसका अंग्रेजी वर्जन देखकर समझिए। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ सन्स रेज, ये वाला, या फिर द लेंथ ऑफ द डे, इसी प्रकार से रोटेशन ऑफ अर्थ। और ये जो 42 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मतलब तीनों यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं, कोई एक नहीं है, तीनों यहाँ जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से जो इंसोलेशन है उसमें चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि क्लाउड्स एट हाई एल्टीट्यूड, मतलब 8000 टू 12,000 मीटर इतनी ऊंचाई पर जो क्लाउड्स स्थित होते हैं, एंड थिन क्लाउड हैविंग अ फेदरी अपीयरेंसेस, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो बादल होते हैं ना इतनी ऊंचाई पर, इनके अंदर पानी बहुत कम होता है, ये बहुत पतले झीने पंखदार रूप में होते हैं। तो इनको कहा क्या जाता है, मतलब इनके अंदर वो काले काले जो डरावने बादल होते हैं वैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये रुई के फाहे की तरह झीने होते हैं, देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, ये ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं। तो इन्हें पक्षाब मेघ कहा जाता है, यानी साइरस क्लाउड कहा जाता है, या क्यूमुलस क्लाउड अर्थात कपासी मेघ कहा जाता है, या स्तरी मेघ कहा जाता है यानी स्ट्रेटस क्लाउड, या निम्बस क्लाउड कहा जाता है, मतलब वर्षा मेघ।
तो ये वर्षा मेघ तो नहीं होते हैं। वर्षा करने वाले बादल ये नीचे वाले स्तर पे होते हैं, नीचे होते हैं, इसलिए उन्हें मतलब पानी उनके अंदर होता है तो वजनी हो जाते हैं, तो वो नीचे आ जाते हैं। और भी कई कारण होते हैं। देखिए 43 का राइट आंसर कौन सा होगा? ये पतले और चिड़िया के पंख की तरह लगते हैं। और 43 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। इन्हें पक्षाभ या साइरस क्लाउड कहा जाता है। पक्षाभ स्तरीय जो मेघ होते हैं उनको इस ऊंचाई पर देखा जा सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे अवस्थित है? मतलब कौन सी नदी के किनारे है वो आपको बताना है। तो ये टिग्रीस रिवर है, पोटोमैक रिवर है, स्वान रिवर है या फिर हडसन रिवर है? इसमें से कौन सी नदी होगी? 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। मतलब ये स्वान रिवर के तट पे, स्वान रिवर जो है वो इसके पास से होकर बहती। इसके बाद 45 को देखते हैं। यहाँ फिर से मिलान करने वाला आ गया और इसमें कहा जा रहा है कि हरियाणा के जो स्थान दिए हैं, मतलब कहाँ पे कौन सी चीज़ स्थित है। जैसे शिव मंदिर दिया हुआ है, इसके अलावा सलारगंज गेट है, मुगल कालीन मटिया किला है, तो ये सब कहाँ पे लोकेट करते हैं? पलवल, पानीपत, कैथल, ये जिलों के नाम दिए, मिलान करके बताइए। और क्वेश्चन नंबर 45, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा बी वाला। बी के हिसाब से इसको मिला लेते हैं। पहले का सी, दूसरे का बी और तीसरे का ए। पहले का सी मतलब कैथल में क्या है? ये 11 रुद्री जो शिव मंदिर है उसकी लोकेशन है। और सलारगंज गेट ये कहाँ पर है? ये पानीपत में है। ठीक, आमने सामने मैच कर लीजिए। और मुगल कालीन जो मटिया किला है वो पलवल में है। इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट, इसका सी वाला सही था। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फायर टेम्पल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब अग्नि मंदिरों की अवधारणा इसमें से किस धर्म से जुड़ी हुई है? तो ये जैनिज्म से जुड़ी हुई है। यहूदी जो है उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, या पारसियों के द्वारा, मतलब जिन्हें कि जरथ्रुष्ट का चेला कहा जाता है। और हिंदू धर्म में ऐसी परंपरा दिखाई देती है। तो अग्नि मंदिरों का यानी फायर टेम्पल को स्टैब्लिश करने का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? और 46 इसका ए वाला हो जाएगा। ये जैनियों का है। लेकिन समस्या ये है कि जैन धर्म वाले जो है वो अग्नि की उपासना इतने फेवरेट तरीके से नहीं करते हैं। ये काम किसका है? ये पारसियों का है। तो इसका जो सी वाला है वो सही होना चाहिए। यहाँ आंसर की थोड़ी सी गलत है। पारसियों का ये काम है, मतलब वो जरथ्रुष्ट की उपासना करते हैं और अग्नि की पूजा करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। 47 में कहा गया कि जहांगीर के मकबरे का निर्माण उसके पुत्र शाहजहां ने करवाया था, लेकिन कहां पर करवाया था? जगह का नाम बताइए। आगरा, सिकंदरा, लाहौर या काबुल? क्वेश्चन नंबर 47 और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। मतलब इसका जो मकबरा है वो कहाँ पे बनता है? लाहौर में बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सबसे क्रमशः यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि क्रम से आपको देखना है, सबसे हल्की और भारी धातु के तौर पे देखा जा रहा है। मतलब नीचे कुछ पेयर दिए हुए हैं, उसमें जो सबसे हल्की धातु है उसका नाम है और सबसे भारी धातु का नाम दिया हुआ है। तो इसमें आप देख कर बताइए कि कौन सा सही है। लिथियम और ऑस्मियम है, ठीक। मैग्नीज और पारा है। इसके अलावा सोना और लिथियम है और ऑस्मियम और चांदी है। ये सब एलिमेंट भी हैं और धातुएं भी हैं, मतलब मेटालिक एलिमेंट है। तो इसमें से पेयर कौन सा होगा? लाइटेस्ट और हैवीएस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लिथियम और ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। परमाणु भार के आधार पे यहाँ आप हल्का और भारी कहते हैं ना, तो लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है, तत्व नहीं। और ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी है इस मामले में, धात्विक गुणों के आधार पे। इसके बाद आगे चलते क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। 49 में ये पूछा जा रहा है कि 12वीं अनुसूची को संविधान में किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया? मतलब कौन सा संशोधन किया गया तब जाकर ये जो 12वीं अनुसूची है ये संविधान में ऐड होती है। तो ये 74वां संशोधन था 1992 का, 92वां संशोधन था 2003 यानी 2003 का, या 73वां था 1992 का ही, और 52वां था 1985 का। इसमें से कौन सा अमेंडमेंट था ये आपको सिलेक्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये 74वां संशोधन था 1992 में होता है, 1992 में। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद 50वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, और इसका नाम क्या है? फुगाकू। अच्छा नाम है ना। तो फुगाकू जो है ये अनुसंधान के लिए या उपयोग के लिए तैयार हो गया है, मतलब रेडी फॉर रिसर्च यूज इन मार्च 2021, मार्च 2021 में ही ये तैयार हो गया था। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है ये किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है, उस कंट्री का नाम आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ चाइना दिया है, अमेरिका दिया है, जापान दिया है और इंडिया दिया है। तो जरा इस शब्द को देखिएगा, फुगाकू। ऐसे शब्द कौन यूज़ करता है? या तो चाइनीज़ यूज़ करते हैं या जापानीज़ यूज़ करते हैं। ये ना तो भारत वाले इस्तेमाल करते हैं ना अमेरिकन इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें दो विकल्प जो अमेरिका और इंडिया दिया है वो तो एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर बचते हैं दो। अब उसमें से सिलेक्ट करिए, और इसका सी हो जाएगा। ये जापान है। फुगाकू को डेवलप करने वाला जो देश है वो जापान। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। आम और अंगूर के उत्पादन में कौन कौन से राज्य पहले स्थान पर हैं? दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पेयर दिया हुआ है। तो आंध्र और गोवा होगा, यूपी और महाराष्ट्र होगा, गुजरात और बिहार होगा, या नॉन ऑफ द एबव होगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 51 और इसका बी वाला सही है, मतलब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। आम के उत्पादन में अगर देखें तो यूपी का पोजीशन जो है वो नंबर 1 है पूरे इंडिया में, और अंगूर के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र इस समय अव्वल।
इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2020 को जारी किया गया है। इसका संस्करण ध्यान दीजिएगा 2020 का, और इसका शीर्षक क्या था? डेमोक्रेसी इन सिकनेस। इसे जरा छोटा करना पड़ेगा, हाँ, डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, ये इसका टारगेट या इसका इस बार का थीम आप कह सकते हैं। तो इस सूचकांक में भारत को कौन सी पोजीशन प्राप्त हुई है ये आपको बताना है। तो इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन तो प्रश्न में ही है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स होता है, इसको जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है। जारीकर्ता संस्था का नाम पूछा जाता है। और दूसरा थीम पूछा जा सकता है, फिलहाल इंडिया की रैंकिंग बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की रैंकिंग कौन सी है? 53 नंबर की है। तो जरा इस इंडेक्स में ये बताइए कि टॉप 3 पर कौन है, पहला, दूसरा और तीसरा पोजीशन जो है वो किसने प्राप्त किया है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए। हाल ही में अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली इंग्लैंड की सबसे कम आयु की महिला कौन सी बन गई है? तो यहाँ जैस्मीन हैरिसन का नाम दिया है, शाहीना खातून है, हीथर नाइट है, या इसमें से कोई नहीं है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ दिया हुआ है, यंगेस्ट वुमेन इन इंग्लैंड टू हैव क्रॉस द अटलांटिक ओशियन एलोन रिसेंटली। और क्वेश्चन नंबर 53, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, ये जैस्मिन हैरिसन है। इसमें आप देख रहे हैं ए वाला इसका सही। आगे चलते हैं, 54 में लिस्ट दी हुई है। अब ये जो लिस्ट है इसमें एक तरफ जो पॉटरी है उसका नाम दिया है, मतलब मिट्टी के बर्तनों के नाम है, और उत्पत्ति का स्थल जो है वो लिस्ट 2 में दिया है। मिलान पहले से किया हुआ है, कोई एक गलत है, तो जो सुमेलित नहीं है वही आपको सिलेक्ट करना है। खुर्जा पॉटरी है, उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करती है, ऐसा दिया हुआ है। ब्लू पॉटरी जो है इसका कनेक्शन राजस्थान से है, और कारीगरी मृदभांड या कारीगरी पॉटरी इसको कहा जाता है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है, जबकि डगलेट मृदभांड या डगलेट पॉटरी जो है इसका संबंध सिक्किम से। तो इसमें मिलान करके बताइए गलत कौन सा है। देखिए 54 का डी वाला हो जाएगा, ये जो डगलेट मृदभांड और सिक्किम दिया हुआ है यही इसमें गलत है, डी वाले को चुन लेते, ठीक है। वैसे डगलेट का कनेक्शन किससे है? ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, जम्मू कश्मीर की ये कला है जिसको कि डगलेट मृदभांड या डगलेट पॉटरी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। अब यहाँ फिर से आर्टिकल वाला मामला शुरू हो गया है। तो पूछा यह जा रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा दिया गया है। मतलब 5 अनुच्छेद या जो आर्टिकल हैं वो लगातार इस संदर्भ में है, मूल अधिकारों की श्रेणी में ही आते हैं। तो इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक इनकी रेंज है वो आपको बतानी है। आर्टिकल नंबर 16 से लेकर 20 तक, 15 से लेकर 19 तक, 14 से लेकर 18 तक, या 13 से लेकर 17 तक। तो इसमें आपको पता होना चाहिए स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, इस प्रकार से सभी राइट्स दिए गए। और क्वेश्चन नंबर 55, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा? देखिए सी वाला हो जाएगा। 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार जो है वो 5 अनुच्छेदों में वर्णित है। अलग अलग तरह की समानता की बात की गई है, इसे हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। वेयर द इंडियन पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, मतलब इंडियन पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट की लोकेशन कहाँ पे है वो आपको बतानी है। देहरादून उत्तराखंड का, मुंबई या भावनगर गुजरात का, और हैदराबाद आंध्र प्रदेश का, मतलब अभी तेलंगाना की ये राजधानी बन चुका है। खैर, तो इसमें से आपको लोकेशन बतानी। 56 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, देहरादून में ये स्थित है। इसकी लोकेशन कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को देखिएगा। निम्नलिखित में से फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ये आपको बताना है। लुजोन, मिंदनाओ, पालावन या होन्शु। फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ये आपको बताना है, लार्जेस्ट आइलैंड। और क्वेश्चन नंबर 57 इसका ए हो जाएगा, यानी लुजोन। लुजोन जो है वो वहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है, लार्जेस्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए। वेयर डिड द तेभागा मूवमेंट बिगेन इन सितंबर 1946। ये जगह का नाम आपको बताना है। बिहार से ये शुरू हुआ था तेभागा आंदोलन, या फिर बंगाल से शुरू हुआ था, झारखंड या महाराष्ट्र। तो 58 का बी वाला हो जाएगा, बंगाल से ये शुरू होता है, बंगाल से इसकी शुरुआत होती है, बी वाले को हमने चुना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा 2 जहाज़ों के साथ कालीकट पे पहुंचता है। सबसे पहले यही पुर्तगाली जो थे ये उतरते हैं भारत के तट पर, गुजरात वाला क्षेत्र, और वहाँ एक मार्गदर्शक लेकर ये आता है जो कि रास्ता दिखाने का काम करता है, और साथ में वहाँ पे जो उसका वेलकम करने वाला राजा है उसका नाम जमोरिन था, वो भी याद रखिएगा। तो इसमें आप बताइए कि उसका मार्गदर्शक कौन था, मतलब उसे गाइड करने वाला व्यक्ति कौन था। ये मोहम्मद अब्दुल्ला था, अब्दुल मजीद था, अलाउद्दीन हुसैन था, या इलियास खां था। तो ये आपने 20 बार पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम या कहीं भी और। ये अब्दुल मजीद नाम का पथ प्रदर्शक था जिसके सहयोग से ये भारत में एंटर कर पाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में उगाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच की होती है, शुष्क पर्णपाती। और उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन होते हैं वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, यानी लगभग एकदम सूखा इलाका है। तो इसमें आप बताएं कि सही कौन सा है। और 60वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसमें दोनों सही है, ठीक है।
दोनों सही है। जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन होते हैं वहाँ पत्तियाँ गायब हो जाती हैं इतने सूखेपन की वजह से, और उसकी जगह पे तना मांसल हो जाता है, और जो पत्तियाँ हैं उनके स्थान पे कांटे जनरेट हो जाते हैं, जो कि उनकी सुरक्षा भी करते हैं क्योंकि पौधे बहुत बड़े नहीं हो पाते हैं, और उन्हें बचाने का काम करते हैं, प्लस पानी के संरक्षण का काम करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस? फर्मी, पिंट, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन। इसमें से कौन सी इकाई या कौन सी यूनिट ऐसी है जो कि डिस्टेंस को मेजर नहीं करती? क्वेश्चन नंबर 61 को आप अच्छे से देख रहे हैं। देखिए इसका बी हो जाएगा। पिंट जो है वो दूरी को नहीं नापता है। बाकी जितने हैं जैसे फर्मी आप देख रहे हैं, एंगस्ट्रॉम है, माइक्रोन है, ये सब छोटी छोटी इकाइयां हैं जो कि दूरी को नापने का काम करती हैं। जैसे एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻6 के इक्वल होता है, ऐसे ही फर्मी भी है। लेकिन पिंट जो है वो किस चीज़ को नापता है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूरी को तो नहीं नापता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन टिनकैल? टिनकैल का मतलब सुहागा से तात्पर्य है यहाँ पर। तो सुहागा में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? बोरॉन, बेरिलियम, सोडियम, हाइड्रोजन। इसमें से कौन सा होगा? और क्वेश्चन नंबर 62, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। बेरिलियम नहीं पाया जाता है, ठीक है। सुहागा जो होता है उसमें बोरान होता है, सोडियम होता है, हाइड्रोजन होता है, लेकिन बेरिलियम उसमें नहीं पाया जाता, तो इसे हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद 63 को देखते हैं। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीरा जो है वो विद्युत का सबसे बुरा सुचालक होता है, या आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से कुचालक होता है। और हीरा ऊष्मा का जो है वो सुचालक होता है, मतलब डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पेंसिल की जो बीच की रॉड होती है उसमें अगर आप करंट फ्लो करेंगे तो बहुत तेज करंट मारेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। और डायमंड हैज़ वेरी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो बहुत कम होता है, ऐसा दिया हुआ है। तो गलत इसमें कौन सा है? ये सफ़ेद झूठ बोला गया है तो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का डी वाला ही सबसे सही है इसमें, जो कि गलत चुनने लायक। हीरे का अपवर्तनांक बहुत उच्च होता है, इसी वजह से वो परावर्तन करने की क्षमता रखता है, उसकी कठोरता, उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, कई सारे रीज़न होते हैं। तो यहाँ प्रकाश के सिद्धांतों में नहीं घुसते हैं, सीधा सीधा प्रश्न है, इसका डी वाला हो जाएगा। बाकी जितने हैं वो सही। इसके बाद आगे चलते हैं। हरियाणा सरकार ने आम, अमरूद और जो साइट्रस फल हैं यानी खट्टे फल हैं उनके बागों पर सब्सिडी की सीमा को 16,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति एकड़ कर दिया है? पहले 16,000 की सब्सिडी थी, अभी उसको बढ़ा दिया गया है। तो बढ़ाकर कितना किया गया है वो बताइए। 18,000 कर दिया गया है, 20,000 कर दिया गया है, 22,000 कर दिया गया है, या फिर 24? तो ये आपने अगर बजट वाला जो वीडियो था उसको अच्छे से देखा होगा तो उसमें दिया हुआ था 20,000 कर दिया गया है। पहले 16 थी, अभी 4,000 उसमें इंक्रीज कर दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। हरियाणा बजट 2021-22 के हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता में पंजाब जो है वो पहले स्थान पर है। मतलब प्रति व्यक्ति जो दूध उत्पादन या दूध उपलब्धता है उसके मामले में पंजाब टॉप कर गया है। हरियाणा की पोजीशन क्या है ये आपको बतानी है। तो दूसरा स्थान है हरियाणा का, सेकंड पोजीशन है इसमें, इसे हमने देखा। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्राइमरली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉय लाइक डेल्टा मेटल, डच मेटल, आर्टिफिशियल गोल्ड एक्सेट्रा। मतलब इसमें से कौन सा तत्व मुख्य रूप से डेल्टा मेटल, डच मेटल, आर्टिफिशियल गोल्ड जैसी जो मिश्र धातु यानी एलॉय हैं उनके निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, या फिर सिल्वर है अर्थात चांदी। 66 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ, इसमें आप देखिए यहाँ पे कॉपर जो है वो इन सभी चीज़ों में यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ एक तरफ कंपाउंड दिया है, दूसरी तरफ उसका कॉमन नाम दिया है, तो ये मैच किया हुआ है पहले से, लेकिन इसमें कोई एक जो है वो गलत हो गया है। वो गलत कौन सा है ये आपको बताना है। तो बर्न लाइम लिखा हुआ है, यहाँ यौगिक का नाम है असल। चॉक दिया हुआ है, हाइड्रोलिथ दिया हुआ है, और रेड वर्मिलियन दिया हुआ है। वर्मिलियन ये सिंदूर को कहा जाता है। तो इसका सामान्य नाम यहाँ पे, सामान्य का मतलब प्रयोगशाला वाला नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे कि बर्न लाइम को आप देख रहे हैं इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। चॉक जो है ये कैल्शियम सल्फाइड को कहते हैं। हाइड्रोलिथ जो होता है ये असल में कैल्शियम हाइड्रेट होता है, और लेड पेरोक्साइड जो होता है इसको रेड वर्मिलियन यानी लाल सिंदूर कहा जाता है। तो इसमें बताइए गलत क्या है, नॉट करेक्टली मैच कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 67 बी वाला हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं चॉक को कैल्शियम सल्फाइड, उसमें सल्फर कहाँ से आ जाएगा। चॉक का नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सिंपल नाम होता है, तो इसमें यही वाला एकमात्र गलत है। बी को चुन लेते हैं, बाकी सभी सही है तो उनको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 को देखिएगा। किसका उपयोग विद्युत स्विच बनाने में किया जाता है, मतलब किस चीज़ को यहाँ इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये केवलार है, या टैक्सोल है, या बैकेलाइट है, या फिर पीवीसी है अर्थात पॉलीवाइनिल क्लोराइड है। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा जरा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 68 को आप देख रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर है यहाँ आप अच्छे से पहले देख लीजिए। 66वें का जो करेक्ट आंसर है वो ए, माफ कीजिएगा 68वें का जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो गलत बोल दिया गया था, बेकेलाइट होगा। ठीक है, इसका सी वाला हो जाएगा। बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है।
इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब इसमें से किस ईंधन में ऊष्मायन क्षति सर्वाधिक होती है। उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाईएस्ट है, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो ऊष्मायन क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। वो ऊष्मा ज़्यादा देता है तो उसमें क्षति भी उतनी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे लॉस की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ आपको कैपेसिटी देखनी है उसकी। तो इसमें से आप देखकर बताइए कि एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाईएस्ट होती है, या बायोगैस की ज़्यादा होती है, या पेट्रोल की ज़्यादा होती है, या फिर गोबर के जो उपले होते हैं, कंडे होते हैं, उसकी ज़्यादा होती है। और क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है वो इसमें से करेक्ट कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा। एलपीजी की इसमें से सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ जेनिटल ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है वो मनुष्य के जननांगों से जुड़ी हुई है। ये वसामय ग्रंथियाँ होती हैं, या सेरुमिनस ग्लैंड्स होती हैं, या काउपर ग्लैंड होती हैं, या फिर लैक्रिमल ग्लैंड होती हैं, इसमें से कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 70 और इसका बी हो जाएगा, ये सेरुमिनस ग्लैंड होती है। ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। इसमें आपको देखना यह है कि सही कौन सा है, कथन कौन सा सही है। पहले वाले में कहा गया कि गौकर्ण नाम का जो पौंड है यानी तालाब है वो हरियाणा के रोहतक जिले में, और राजा नाहर सिंह का किला या नाहर सिंह का किला इसे कहेंगे, नाहर सिंह नाम नहीं है, नाहर शेर को कहा जाता है। तो राजा नाहर सिंह का किला ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ में है। इसमें से सही कौन सा है। और 71 का ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ए का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ पहला वाला सही है, गौकर्ण तालाब की लोकेशन परफेक्ट है, लेकिन राजा नाहर सिंह का किला ये महेंद्रगढ़ में नहीं है बल्कि वल्लभगढ़ में। ठीक, यहाँ लोकेशन क्या होगी, ये वल्लभगढ़ हो जाएगी। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, जकार्ता यानी इंडोनेशिया की बात हो रही है। वहाँ पर किस वर्ष आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की जो स्थापना का समय है वो आपको बताना है। मतलब पूछा जा रहा है कि आसियान यानी साउथ ईस्ट एशियन नेशन वाज एस्टैब्लिश इन जकार्ता इंडोनेशिया इन विच ईयर। इंग्लिश वाला यहाँ ज़्यादा सीधे तरीके से दिया हुआ है, तो इसमें से आप देखकर बताइए 1945, 1972, 1998 और 1967 कौन सा होगा। 72 का डी हो जाएगा। 1967 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, तो डेट आपको आसियान की इस्टेब्लिशमेंट की याद रखनी है, और इसकी जो लोकेशन है वो भी याद रखनी है, जकार्ता इंडोनेशिया। इसके बाद 73 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायराइड ग्लैंड की खराबी से संबंधित नहीं है। जो थाइमस ग्लैंड होती है वो जब ठीक से काम नहीं करती है, या तो ज़्यादा ही जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन करने लगती है, या उसका अमाउंट ही कम हो जाता है, तो शरीर में तरह तरह के डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं। तो इसमें से कौन सा रोग उसकी कमी से या उसकी खराबी से नहीं होता है। ये एक्रोमेगाली है, या गॉइटर है, या मॉक्सेडेमा है, या फिर जाइजेंटिज्म है। ये कुछ रोगों के नाम हैं, देख कर बताइए। 73 और 73 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये जो माइक्सेडेमा है ये थायराइड, माफ कीजिएगा, ये जो जाइजेंटिज्म है यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, ये जाइजेंटिज्म जो है ये थायराइड ग्लैंड की खराबी से नहीं होता है। बाकी जितने रोग हैं वो थायराइड ग्लैंड में जब गड़बड़ी होती है, डिसबैलेंस होता है, तो उसकी वजह से हो जाता है। मतलब एक्रोमेगाली भी, गॉइटर भी और मैक्सेडेमा भी। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए। दिल्ली सल्तनत में सर्ब नाम का जो कर है वो किसने लगाया था। सर्ब ये किस चीज़ का कर होता है, पहले तो यहाँ पूछा जा रहा है वही, मतलब किसने लगाया था ये नहीं पूछा गया है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या होता था, किस उद्देश्य से लगाया जाता था। तो गैर मुसलमानों पर लगता था, विदेशी व्यापार की बढ़ोतरी के लिए लगता था, शहरी विकास के लिए, या फिर पानी की आपूर्ति के लिए। तो शर्ब जो था वो एक तरह का सिंचाई कर होता था, और इसीलिए इसमें पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए, यानी मेंटेन वाटर सप्लाई, यही वाला इसका सही होगा। 74 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं इसे 75 में पूछा जा रहा है कि सल्तनत काल में उत्तराधिकार का सामान्य नियम क्या था। जो सक्सेशन या सक्सेशन होता है उसका जनरल रूल क्या था ये आपको बताना है। तो जन्म की वरीयता के आधार पे, या अग्रजाधिकार नियम के हिसाब से। अग्रजाधिकार का मतलब ये होता है कि जो बड़ा है, या बड़ा भाई या बड़ा बेटा है, वो राजा बनेगा। और पूर्व सुल्तान के द्वारा नामांकन किया जाता था, या अमीरों के मंतव्य और गद्दी के दावेदार व्यक्ति को अपनी शक्ति और क्षमता या योग्यता के आधार पर मिलता था। तो होता तो सब कुछ था, लेकिन पारंपरिक नियम क्या था वो आपको बताना है। ठीक है, अमीरों का भी जोर चलता था, तुर्कानी चहलगानी। उसके अलावा जन्म की वरीयता के आधार पे भी कभी कभी हो जाता था, लेकिन एक कॉमन रूल क्या था। तो 75 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। अमीरों के मंतव्य और गद्दी के दावेदार व्यक्ति और उसकी शक्ति, क्षमता और योग्यता के आधार पे। सल्तनत काल में आप देखेंगे कि यहाँ जो राजा है उसी का बेटा राजा बने, आवश्यक नहीं। ठीक है, यहाँ पे अपनी काबिलियत से या अपने दबदबे से लोग बन जाते थे। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर ऐसा उत्तराधिकार वाला सिस्टम होता कि जन्म की वरीयता या जो सुल्तान के द्वारा नामांकन किया हुआ उत्तराधिकारी है वही गद्दी पर बैठे, तो इल्तुतमिश के इतने ज़्यादा जो सक्सेसर थे वो सब मारे नहीं जाते। चलिए, इसके बाद 76 को देखिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर जो है वो यहाँ सुमेलित है। मतलब 3 गलत है, कोई एक सही है। मायो जो है वो इंडियन रेलवे की शुरुआत, यहाँ देखिएगा, मायो का मतलब लॉर्ड मेयो से है। ये थोड़ा नाम यहाँ अजीब ढंग से लिखा हुआ है। लॉर्ड मेयो के समय में इंडियन रेलवे स्टार्ट होता है। नॉर्थब्रुक जो था उसके समय में प्रिंस
एडिनबर्ग जो है वो भारत को विजिट करते हैं। लिटन जो था उसके समय में ऑर्गेनाइज दिल्ली दरबार, मतलब दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। और लॉर्ड रिपन के समय में सेकेंड सेंसस जो भारत का है वो आता है, मतलब भारत में द्वितीय जनगणना होती है। तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। और 76 का सी हो जाएगा, लिटन के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। दिल्ली दरबार 3 बार आयोजित किए गए, तो उसमें से जो एक दिल्ली दरबार है वो लिटन के समय में आयोजित होता है, इसे हमने देखा। बाकी जितने हैं 76 में वो गलत। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। पोर्टो नोवो के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था। ये जो लड़ाई थी इसमें कौन हारा था। निजाम हारा था, हैदर अली हारा था, टीपू सुल्तान हारे थे, या फिर पेशवा बाजीराव प्रथम की हार हो गई थी। पोर्टो नोवो का युद्ध। और 77 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हैदर अली इसमें हार जाता है। ठीक है, हैदर अली यानी टीपू सुल्तान के पिता, वो इसमें हार जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ उसका अंग्रेजी वर्जन था जो पीछे वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया डिड द ब्रिटिश इन्वेस्टेड द मोस्ट, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा एरिया था जिसमें कि ब्रिटिशों ने सबसे ज़्यादा पूंजी का निवेश किया, क्योंकि वहाँ से उन्हें फ़ायदा होता था। तो ये चाय, कहवा और नील थी, मतलब टी, कॉफ़ी और इंडिगो था, या जूट मिल्स पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया, या रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस और शिपिंग वाले काम में बहुत पैसा खर्च किया था। आप बताएं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ पर ज़्यादा किया। इन्वेस्टमेंट हर जगह किया है, लेकिन कहाँ पर ज़्यादा किया है वो पूछा जा रहा है। तो 78 का डी हो जाएगा, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग, इस पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खर्च किया था। बाकी जो चीज़ें हैं उन पर खर्चा तो करते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा करते हैं और इसमें भी उनका अपना स्वार्थ होता है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इज नोन फॉर पुलिस रिफॉर्म। पुलिस रिफॉर्म के लिए इसमें से कौन सा गवर्नर जनरल याद किया जाता है। तो ये लॉर्ड मेयो था, या लॉर्ड इरविन था, या कर्जन था, या फिर मिंटो था। इसमें से कौन सा गवर्नर जनरल था, देखकर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 79, इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, ये लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, भारत के वायसराय की हैसियत से ये पुलिस सुधारों के लिए जाना जाता है। कर्जन के जिम्मे सिर्फ बंगाल विभाजन का दाग लगा दिया जाता है। वो नीतियाँ तो ब्रिटिशों की थी, मतलब बंगाल विभाजन या बंगाल को तोड़ने का काम ये ब्रिटिश सरकार का आदेश था, तब कर्जन ने किया, उसको ऐसा लगा, तो वो चीज़ तो गलत थी। लेकिन उसके अलावा बहुत से सुधार वाले काम भी ये करता है। खैर, अब इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए। 2 स्टेटमेंट है, सही का चुनाव आपको करना है। तो पहले वाले में कहा गया कि 8 से 9 मई 2021 के बीच में तीसरा जो आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक है, मतलब सम्मेलन है, 2021 का ये संस्करण था, वो आइसलैंड और जापान के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया था। आइसलैंड और जापान की यहाँ साझेदारी थी। और इस बैठक का जो मेन थीम था वो था नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। सस्टेनेबल वर्ड आजकल काफ़ी फेवरेट है, तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। पूरे प्रश्न को आप देख रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसमें दोनों सत्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप डेट याद रखेंगे, पहली चीज़ है, और उसके बाद इसका संस्करण याद रखेंगे, ये तीसरा संस्करण है, 2021 का लेटेस्ट एडिशन है। आइसलैंड और जापान इसमें साझेदारी करके इसको ऑर्गेनाइज किए थे। और थीम याद रखेंगे, नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। इसके बाद आगे चलते हैं, सी वाले को हमने चुना। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। 81 में फिर से लिस्ट आ चुकी है और इसको आपको मिलान करना है। एक तरफ कुछ जो राष्ट्रीय पार्क हैं उनके नाम दिए हैं और वो किस राज्य में लोकेट करते हैं, लोकेशन दी हुई है। तो मिलान करके बताइए कौन सा कहाँ पर लोकेट करता है। कालेसर है, साइलेंट वैली है, तडोबा अंधेरी है और कुनो है, इस प्रकार से दिया है। यहाँ हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दिया है। कौन सा नेशनल पार्क किस जगह से बिलोंग करता है आपको सिलेक्ट करना है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये पहले से मैच है, इसमें कुछ नहीं करना था। कालेसर जो है वो कहाँ पे, हरियाणा में है। साइलेंट वैली ये केरल में है, यहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक है। और तडोबा अंधेरी ये महाराष्ट्र में है। कुनो जो है वो मध्य प्रदेश में। इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए। इन सेप्टेम्बर 2000 अ कमेटी ऑन इंडियन डायस्पोरा, यहाँ आप देख रहे हैं, वॉज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, मतलब भारतीय प्रसार पर एक समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। और ये सितंबर सन 2000 मतलब सन 2000 की बात। ये एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में स्थापित हुई थी, सुनील अरोड़ा की अध्यक्षता में स्थापित हुई थी, सुनील मेहता की अध्यक्षता में, या फिर पी चिदम्बरम की अध्यक्षता में, पूर्व वित्त मंत्री। और क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि ये एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में स्थापित होती है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद संविधान की, मतलब भारत के संविधान की समवर्ती सूची में नहीं, उसकी कॉन्करेंट लिस्ट में बिलोंग नहीं करती है। तो यहाँ फैक्ट्रीज है, ड्रग्स और पॉइजन्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेसेस है। कौन सी मद जो है वो समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है, बताइए। और 83 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। तो आप ये बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो किस सूची का हिस्सा है, वो यूनियन लिस्ट का हिस्सा है या स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। एकदम हलवा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए। यहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है, सन दे रखे हैं और कौन सी ट्रीटी कब होती है या समझौता कब होता है वो दिया है। तो यहाँ 1809, इसे मिलान करना है असल में आपको। 1809, 1904, 1879 और 1893 ये सन दिया हुआ है। ल्हासा की संधि होती है, अमृतसर की संधि होती है, डूरंड समझौता होता है, अफगानिस्तान और भारत का बॉर्डर,
और गंडमक की संधि होती है। तो यहाँ तारीखें देखकर बताइए। देखिए इसमें कोई एक भी अगर आप मिला लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। और इसका अगर आप देखें 84, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा। देखिए इसमें ल्हासा की संधि जो है वो 1904 में होती है, करजन के समय में होती है। और इसमें तिब्बत के ऊपर अच्छा खासा जुर्माना ठोका जाता है, दलाई लामा वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद मतलब फरार क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ से फिर यंग हस्बैंड की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा जाता है तिब्बत बातचीत के लिए, और उन्हें ऐसा डर रहता है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, और ऐसा हो भी सकता था। तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अंग्रेजों से बात करता है, यंग हस्बैंड मिशन के नाम से आप जानते हैं उसे। और उसके बाद फिर जो जुर्माना रहता है उसे चीन अंत में चुकता कर देता है, और चीन तिब्बत का अधिग्रहण कर लेता है या उस पर कब्जा कर लेता है। तो वो सब मामला था ल्हासा की संधि। उसे अगर आप मिला लेते हैं 1904 को ए वाले से, तो इसमें एकमात्र विकल्प ऐसा है जिसमें कि दूसरे को ए से मैच किया गया है, और इस आधार पे आपको बाकी खोजने की आवश्यकता नहीं है, या कोई और भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड हर जगह काम देता है, इसका सी वाला सही। मतलब कहने का तात्पर्य क्या, 1809 में अमृतसर की संधि होती है, 1904 ल्हासा आपने देख ही लिया, और 1879 में क्या होता है, ये गंडमक की संधि होती है, और 1893 में यहाँ देखिए डूरंड समझौता होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ उसका अंग्रेजी वर्जन है जिसे कि आप अच्छे से देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि हरियाणा के किस जिले में तरावड़ी थाने को, ये जो तरावड़ी थाना है इसको सन 2020 की वार्षिक रैंकिंग में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। पूरे स्टेट में ये सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन है। तो ये कौन सा जिला है ये आपको बताना है। थाने का नाम तो दे दिया है तरावड़ी, जिला हिसार है, करनाल है, गुरुग्राम है या फिर जींद है, लोकेशन आपको बतानी है। तो 85 का बी हो जाएगा, ये करनाल में लोकेट करता है, ठीक है, इसका बी वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 नीचे इंतजार कर रहा है। इसमें पूछा गया है कि भारत का प्रथम अंतर्जलीय रोबोटिक ड्रोन कौन सा है। ये पानी में काम करेगा, रोबोट वाला ड्रोन है, और इसे आई रोव यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल के तौर पे मतलब उस टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये पूछा गया है। अब इसमें पूछा ये जा रहा है कि ये ड्रोन जो है इसका नाम क्या है। देखिए यहाँ 2-3 चीज़ें तो आपको ऐसे ही पता लग गई। भारत का ये पहला अंतर्जलीय रोबोटिक ड्रोन है, ठीक। अब इसका नाम आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि ड्रोन का नाम असल में क्या है। इसकी टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, मतलब आई रोव इसको कहा जाता है। तो इसमें से रोबोट का नाम सेलेक्ट करिएगा। ये आई रोव टूना है, या आई रोव लूना है, या ओसिरिस रेक्स है, या लिडार है, इसमें से कौन सा होगा। तो 86 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये आई रोव टूना है, ठीक। टूना वैसे एक मछली का नाम भी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए, नोडल मिनिस्ट्री टू इन्फोर्समेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वाला जो है उसको लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय या नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय है, या वन मंत्रालय है। तो दो तो वैसे ही साफ हो जाते हैं इसमें, उनका कोई यहाँ काम ही नहीं है, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। इसमें या तो पर्यावरण हो सकता है या वन हो सकता है। तो आप बताइए 87 का ए वाला हो जाएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, ठीक। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, तो वैसे भी इसको गेस किया जा सकता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को लोक कार्य के लिए पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं और एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है जिसको कि भारत रत्न कहा जाता है, ठीक। और जो ये पद्म पुरस्कार होते हैं ये कुछ संख्या में दिए जाते हैं, जबकि भारत रत्न ये भी साझेदारी में दिया जा सकता है या किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री करके ये पद्म पुरस्कार होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है पद्म भूषण की। 2021 का सम्मान किसको मिला है, लोक कार्य के लिए, हरियाणा वाला। तो यहाँ तरलोचन सिंह का नाम है, ठीक है। इसके बाद विजय यादव है, नवाब पटौदी हैं और अजय राणा है। इस प्रकार से अजय रात्रा इनका नाम है, माफ कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, ये तरलोचन सिंह है, श्री तरलोचन सिंह है, जिन्हें कि लोक कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। यहाँ योजनाओं को उनके इंप्लीमेंटेशन के ईयर से लागू करना है, मतलब मिलान करना है। तो सबला योजना है, मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील प्रोग्राम जो था वो वाला है। अटल भूजल योजना है और घर तक फाइबर योजना है। 1995, 2010, 2019 और 2020 ये इनका लागू होने का या बनने का वर्ष दिया है। तो बताइए कौन सा किससे मिलेगा। ये प्रश्न आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 89, और इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि इस हिसाब से इसको देख लीजिए, सबला योजना की जो डेट है वो 2010 है, ठीक। मध्याह्न भोजन योजना जो है ये काफ़ी पुरानी है, 1995, इसमें समय समय पर फेरबदल होता है। और अटल भूजल योजना और घर तक फाइबर ये तो एकदम लेटेस्ट वाली स्कीम है अभी 2-3 वर्षों के अंदर। तो इसमें आप अटल भूजल को किससे मिलाएंगे बताइए। इसको मिलाएंगे सी वाले से 2019, और इसका जो राइट आंसर है घर तक फाइबर वाला वो 2020 से मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने इसका मिलान किया। आगे चलते, इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री, मतलब ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है ये आपको बताना है। ये एक डिपार्टमेंट है तो निश्चित रूप से ये किसी मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होगा। ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अधीन काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अधीन काम करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में ये काम करता है।
क्वेश्चन नंबर 90 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। वैसे भी यहाँ इंडस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है, तो जब इंडस्ट्री की बात हो रही है तो यहाँ पर उद्योग का नाम वैसे ही आ गया है और ऐसे में आप उद्योग मंत्रालय से इसे लिंक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको कब किस वर्ष इस्टेब्लिश किया गया था वो डेट बतानी। 1940, 1945, 1968, 1972। तो पुरानी संस्था है, इसमें 1968 और 72 नहीं हो सकता। अब 1940 और 1945 में से आपको सेलेक्ट करना है। तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई 1940 में तो विश्व युद्ध छिड़ गया था, तो उस समय ऐसी संस्था कहाँ से विकसित होगी, तो बचता है एकमात्र विकल्प बी और उसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्टैब्लिशमेंट कब होती है? ये होती है 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो पाता है, तब जाकर दुनिया के देशों को चैन मिलता है और वो कुछ सार्थक काम करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 को देखिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब लेखकों का नाम और उनकी रचनाओं का नाम दिया हुआ है। विशाखा दत्त, इन्होंने मुद्रा राक्षस को लिखा था। कौटिल्य के द्वारा मतलब चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया था। बाणभट्ट ने कथा सरितसार को लिखा था और क्षेमेंद्र के द्वारा बृहद कथा मंजरी नाम की जो पुस्तिका है उसकी रचना की गई थी। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा एक नॉट करेक्टली मैच? 92। इसका जो सही उत्तर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब क्या है, यहाँ बाणभट्ट वाला गलत है, ठीक है। बाणभट्ट के द्वारा यहाँ आप देख लीजिए कथा सरितसार को नहीं लिखा गया था। कथा सरितसार के लेखक कौन थे? कथा सरितसार को लिखने वाले सोमदेव थे, ठीक है। यहाँ बाणभट्ट का नाम नहीं होना चाहिए था, तो हमने सी को चुना। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र में कहाँ पर स्थापित किया गया। ये भारत का पहला था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तारापुर है, मुंबई है, जैतापुर है या अंधेरी? लोकेशन बताइए, ये तो सरल प्रश्न है और इसका ए हो जाएगा। तारापुर में सबसे पहली बार स्टैब्लिश किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। यहाँ पूछा जा रहा है कि द पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान आर ज्वाइंड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मतलब पर्सियन गल्फ अर्थात फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इनको कौन सी जल संधि आपस में जोड़ती है? जल संधियाँ स्थल खंडों को अलग करने का और पानी के दो क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती हैं। तो ये सुंडा स्ट्रेट है या ओरंटो स्ट्रेट है या बेरिंग स्ट्रेट है या हॉर्मूज स्ट्रेट? 94 और इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये हॉर्मूज की जल संधि है जो कि दोनों को अर्थात फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अटैच करने का काम करती है। इसके बाद 95 को देखते हैं। 25 जनवरी, यहाँ देखिए 25 जनवरी 2021 को जो 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, उसके अवसर पर निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स का शुभारंभ किसने किया था? तो किसने किया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर विकल्प के तौर पे दिया है। प्रश्न का मूल उद्देश्य है आपको जो सूचनाएं यहाँ स्टेटमेंट में दी गई है वो पहुंचाना। इसमें से आप देखकर फिलहाल बताइए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था या राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था या सुशील चंद्रा या मनोज कुमार, इसमें से कौन से होंगे? 95 का बी हो जाएगा। ये राष्ट्रपति जी के द्वारा उद्घाटन किया हुआ चीज है, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद। इसमें आपको याद क्या रखना है कि इसका संस्करण था 11वां और निर्वाचन आयोग का ये प्रोग्राम है वेब रेडियो, ठीक, मतदाता जागरूकता के लिए या मतदाता दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 को देखिएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? मतलब उसका प्रावधान कहाँ पे है, कौन सी अनुसूची है ये बताइए। 6th शेड्यूल में है, 3rd वाले में है, 4th वाले में है या फिर 2nd शेड्यूल में है? इसमें से कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा। ये 4th शेड्यूल में है, ठीक है। इसकी चौथी अनुसूची वाला जो विकल्प है वो परफेक्ट है। इसके बाद 97 को देखते हैं। बंगाल में तेभागा आंदोलन, मतलब ये आपने पीछे देखा था कि तेभागा आंदोलन ये बंगाल में होता है, तो ये एक किसान आंदोलन था। ये एक बड़ी बात है, पूछा जाता है कि ये ट्राइबल मूवमेंट था या फिर पीजेंट मूवमेंट था, ये क्या चीज़ था? तो किसान आंदोलन था। इसकी डिमांड क्या थी वो आपको बताना है। तो डिमांड शोषण के खिलाफ आंदोलन अक्सर होते थे। अब यहाँ दिया है कि विधानसभा में 1/3 सीटें ये मांग रहे थे, ठीक है। अकाल क्षतिपूर्ति को 1/3 बढ़ाने की डिमांड कर रहे थे। बंगाल में उस समय बहुत अकाल पड़ता था। बंगाल में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए ये बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। या किसानों के फसल के हिस्से, माफ कीजिएगा, जमींदारों के फसल के हिस्से की कटौती आधे से बढ़कर 1/3 करवाने के लिए ये दावा कर रहे थे या जोर लगा रहे थे। तो बताइए कि तेभागा मूवमेंट जो था उसकी मांग क्या थी, डिमांड क्या थी? 97 का डी हो जाएगा। इसमें आप देखें जो दिया हुआ है ना, द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द कॉर्प टू 1/3, मतलब 1/2 से उसको घटाकर कितना करने की डिमांड थी? जो जमींदार का शेयर उनकी फसल में हुआ करता था वो पहले क्या था? 1/2 था, 1/2, उसको 1/3 यानी 1/3 करने की डिमांड थी। 1/3 ज़्यादा नहीं होता है, ये कम होता है। 3 से आप 1 में भाग देंगे तो कम प्राप्त होगा। चलिए, डी वाले को हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। एक चीज़ और है कि यहाँ पर देखिए अकाल क्षतिपूर्ति जो थी उसमें भी असंतोष तो था, लेकिन तेभागा आंदोलन का मुद्दा वो नहीं था। बाकी दोनों मुद्दे यहाँ बेकार। क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच रिगार्डिंग मेजर, यहाँ देख लीजिए, पॉलिसीज ऑफ हरियाणा एंड द ईयर व्हेन दे वर इशू। मतलब यहाँ हरियाणा राज्य से संबंधित कुछ पॉलिसीज के, मेजर पॉलिसीज के नाम दिए हैं और उनका ईयर दे रखा है। इसमें से कोई एक गलत है, मतलब वो अपने वर्ष से ठीक ठाक मैच नहीं होता है। तो वो कौन सी है? कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2019,
रसद भंडारण और खुदरा नीति 2019, इसके बाद टेक्सटाइल नीति है वो 2019 की है, और फार्मास्यूटिकल नीति जो है वो भी 2019 की है। इस प्रकार से दिया है। इसमें से कोई एक जो है ना वो 2018 की है, ना कि 2019 की, और वो कौन सी है ये बताइए। तो 98 का जो राइट आंसर है वो इसमें से ध्यान से देख लीजिए, ए वाला हो जाएगा। कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति ये 2018 की है, न कि 2019 की। यही इसमें गलत है, बाकी सभी सही है। एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2018, बाकी लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग रिटेल पॉलिसी वाला ये 2019 है। टेक्सटाइल वाला भी वही है, फार्मास्यूटिकल वाला भी वही है। 99 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार, इसको किसने जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था, मतलब जाने अनजाने नहीं बल्कि जानबूझकर इसे लोगों को मारने का एक कांड कहा था। ये किसका कथन था? महात्मा गांधी का कथन था, CF एंड्रूज का कथन था, या चितरंजन दास ने ऐसा कहा था, या फजल उल हक के द्वारा ऐसा कहा गया था? इसमें से किस व्यक्ति का ये कथन है? और ये जो 99 नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये CF एंड्रूज का कथन था। उन्होंने ऐसा कहा कि ये जानबूझकर की गई हत्या थी, अंग्रेजों को एक बहाना चाहिए था, और वो बहाना उन्हें उस बाग में दिख जाता है, और वहां पर वो इस बहाने की, ये आतंकवादी भी हो सकते हैं, इनके पास हथियार भी हो सकते हैं, भोले भाले लोगों पर गोलियां चलवा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद कई जगह है, तो यहाँ इसीलिए लोकेशन बता दी गई। ये महमूद खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी, अहमद शाह ने बनवाया था, मुजफ्फर शाह ने बनवाया था, या जफर खान ने बनवाया था? और क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, अहमद शाह के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा। यहां तक हमने इसे कंप्लीट किया है, और ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको लगातार मिलते रहेंगे। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और तब तक के लिए नमस्कार।